अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मेरा टॉपिक चल रहा था पॉइंट एस्टिमेशन और हम पढ़ रहे थे क्राइटेरिया ऑफ गुड पॉइंट एस्टिमेटर, जिसमें से हमने अनबायसनेस को स्टडी किया। और आज हमारा टॉपिक है कंसिस्टेंसी, कि एक एस्टिमेटर जो है वो किस तरह कंसिस्टेंट होता है, क्या क्राइटेरिया है उसका कंसिस्टेंसी चेक करने का। जिस तरह अनबायसनेस के लिए आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ली और उसके पैरामीटर के बराबर आए तो आप कहते हैं कि वो अनबायस्ड है। तो इस तरह कंसिस्टेंट एस्टिमेटर कब होगा? तो आइए चलते हैं कंसिस्टेंसी पे। तो जी, consistency. An estimator is said to be consistent estimator if the statistic to be used as estimator becomes closer and closer to the population parameter being estimated as the sample size increases. कहते हैं कि अगर सैंपल साइज इंक्रीज करते जाएं तो जो एस्टिमेटर होता है उसकी वैल्यू पॉपुलेशन पैरामीटर के करीब करीब होती जाती है। इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, कि जब n को इंक्रीज किया जाए तो एस्टिमेटर की वैल्यू पॉपुलेशन पैरामीटर के करीब करीब होती जाए। दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। स्टूडेंट मैथमेटिकली इसको हम इस तरह देखेंगे कि टू प्रूव दैट एन एस्टिमेटर इज कंसिस्टेंट वी मे स्टेट क्राइटेरियन एज फॉलो। तो एक क्राइटेरिया है, मैथमेटिकल क्राइटेरिया, कि आप एक एस्टिमेटर को चेक करना चाहते हैं कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो उसका क्राइटेरिया क्या है। लेट थीटा हेड बी एस्टिमेटर ऑफ थीटा, अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। यहाँ पे unbiased estimator of theta based on sample observation of size n, then theta hat is consistent estimator of parameter theta. ये यहाँ पे स्टूडेंट थीटा हैगा। पैरामीटर थीटा if variance of theta hat approaches to zero as n approaches to infinity। यानी अगर आप n को लार्ज करते जाएं, इंक्रीज करते जाएं, यानी कि n approaches to infinity मैनी लार्ज, तो वेरिएंस जो है वो जीरो को अप्रोच करता है, वेरिएंस जो है वो जीरो हो जाता है। तो इसके लिए अब दो पॉइंट है स्टूडेंट। एक तो आपने शो करना है कि एस्टिमेटर इज अनबायस्ड एस्टिमेटर, नंबर एक पॉइंट। और दूसरा, अगर n को इंक्रीज करें तो उसका वेरिएंस जीरो को अप्रोच करे। तो अगर ये दो प्रॉपर्टी कोई एस्टिमेटर फुलफिल करता है तो दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। और इस प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं? कंसिस्टेंसी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर किसी एस्टिमेटर को कंसिस्टेंट एस्टिमेटर शो करना हो तो पहले उसकी हम अनबायसनेस चेक करते हैं, फिर उसका हम वेरिएंस निकालते हैं, और वेरिएंस निकालने के बाद ये वाली प्रॉपर्टी हम उस पर अप्लाई करते हैं। तो अगर वो जीरो के बराबर आ जाए तो इसका मतलब वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, अगर जीरो के बराबर ना आए तो वो नॉट कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। तो ये दो मैथमेटिकल दो प्रॉपर्टीज इसकी फुलफिल होनी चाहिए। अब इसका क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट पहली एग्जांपल है, ये show that x bar is unbiased and consistent estimate। अच्छा, वो यहाँ पे अगर अनबायस्ड ना भी गया तो आपने फिर भी कंसिस्टेंसी प्रूव करने के लिए पहले नंबर पे अनबायस्डनेस प्रूव करनी है, फिर उसके बाद बाकी काम करने हैं। x bar is unbiased and consistent estimator of mu। तो स्टूडेंट अनबायस्ड वाला ये वाला काम आपने ऑलरेडी किया हुआ, तो मैंने पीछे से कॉपी पेस्ट किया है, इसलिए इस पे अब ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। एक्सपेक्टेड वैल्यू लें और ये साबित करें ये हमने किया हो तो ये म्यू के बराबर आता है। एक्स बार इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू। अगर आपने अनबायस्ड वाला काम किया है तो ये आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर से एक कॉपी पेस्ट किया, क्योंकि वो सेम चीज़ है। तो इसका मतलब है कि वो पहले आपको अगर आता है तो यहाँ पे ये कराने की जरूरत नहीं है। तो एक पॉइंट इसका क्लियर हो गया, अनबायस्डनेस वाला। अब आते हैं इसका वेरिएंस निकालते हैं स्टूडेंट।
और हमें बताया कि वेरिएंस ऑफ एक्स बार जो है, जिसको हम सिग्मा स्क्वायर एक्स बार भी कहते हैं, ये सिग्मा स्क्वायर ओवर एन के बराबर होता है। ये हमने सैम्पलिंग में पढ़ा हुआ है। तो स्टूडेंट ये जो स्क्वायर होता है ना, ये सिग्मा के ऊपर होता है। ये जरा मैथमेटिकली कोई प्रॉब्लम हो जाता है थोड़ा बहुत, इसको मैं जरा कोशिश करता हूँ अगर ये चीज़ रिमूव हो जाती है तो। हाँ, हो गया ये। तो ये सिग्मा स्क्वायर एक्स बार, यानी कि ये एक्स बार तो नोटेशन है, इसका मतलब है एक्स बार का वेरिएंस। अब हमें पता होता है कि सिग्मा स्क्वायर ओवर एन के बराबर है। ये डायरेक्टली लिख लें यहाँ पे, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। तो अब देखें, इसमें जब हम स्टूडेंट एन को करते हैं अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो आप कहता है 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो सिग्मा स्क्वायर ओवर इन्फिनिटी का 0 हो जाएगा। तो ये चीज अप्रोच करेगी 0। जब ये 0 को अप्रोच करती है तो इसका मतलब है वेरिएंस ऑफ एक्स बार भी 0 को अप्रोच करते हैं। तो वेरिएंस ऑफ एक्स बार जब 0 को अप्रोच करता है, when n approaches to infinity, then we say कि x bar is unbiased and consistent estimator of mu। तो हम ये कह सकते हैं कि x bar जो है वो अनबायस्ड भी है और कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ mu भी है। तो ये कंसिस्टेंसी के लिए 2 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। पहले आप किसी भी एस्टिमेटर का अनबायसनेस चेक करें और उसके बाद वेरिएंस निकाल के ये वाली आप प्रॉपर्टी अप्लाई करें। अगर वो 0 के बराबर आ जाता है तो आप कह सकते हैं कि वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर भी है। अब आते हैं, ये दोनों प्रॉपर्टी फुलफिल होना जरूरी है। नेक्स्ट प्रोपोर्शन के लिए, शो दैट p hat is unbiased and consistent estimator of p। तो ये स्टूडेंट मैंने फिर लास्ट लेक्चर से यहाँ पे कॉपी पेस्ट किए। हमें पता है कि p hat x ओवर n के बराबर होता है, और x जो है ना नंबर ऑफ सक्सेसिव इन n ट्रायल, यानी कि x बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। जब x बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है तो उसका मीन np होता है, वेरिएंस npq होता है। ये लिखा हुआ x फॉलो बाइनोमियल विद x np, n और p इसके पैरामीटर है, तो इसका मीन np और वेरिएंस npq। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने लास्ट टाइम किया हुआ था, ये बराबर आता है। तो p hat is unbiased estimate of p। अब स्टूडेंट वेरिएंस की तरफ आते हैं। तो वेरिएंस ऑफ p hat बराबर है वेरिएंस ऑफ x ओवर n स्क्वायर। इसका अगर वेरिएंस लेंगे ना, वेरिएंस ऑफ p hat, x का वेरिएंस और n क्योंकि कांस्टेंट है और वेरिएंस लेते हुए कांस्टेंट जब वेरिएंस के बाहर आता है तो वो स्क्वायर हो जाता है। तो बेसिक लेवल की प्रॉपर्टी है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला npq के बराबर होता है। np की वैल्यू पुट की, n स्क्वायर, n कैंसिल हो गया, यहाँ पे n आ जाता है, तो pq ओवर n। अब वेरिएंस ऑफ p हैट आपके पास क्या निकला, pq ओवर n। अब स्टूडेंट जब n अप्रोचेस इन्फिनिटी होता है तो ये अप्रोच किसको करता है, 0। जब ये 0 को अप्रोच करता है तो वेरिएंस ऑफ p हैट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि p हैट इज अनबायस्ड एंड कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ p। अब आ जाते हैं जी, एक और एग्जांपल है, x1, x2 up to xn are random sample of size n from population with mean mu and varying sigma scale। Then show that ये एस्टिमेटर है, उसको t से डिनोट किया हुआ है, बात का थीटा हेड से कर लेते हैं, ये नोटेशन ये। तो t is equal to x1 plus 2x2 plus 3x3 up to so on plus n xn over n into n plus 1 over 2 is unbiased and consistent estimator of mu। अब स्टूडेंट ने शो करना है कि ये अनबायस्ड भी है और कंसिस्टेंट भी है। देखें t किसके बराबर, इसके बराबर है। अनबायसनेस के लिए हम दोनों तरफ एक्सपेक्टेड वैल्यू लेंगे। जब एक्सपेक्टेड वैल्यू लेंगे तो ये फॉर्म हमारे पास बनेगी। अब x1 की एक्सपेक्टेशन, फिर x2 की x3 अप टू xn। तो ये आपको पता है, ये हमने जब मीन में किया था तो ये म्यू के बराबर होता है। और यहाँ पे स्टूडेंट ये जो ब्रैकेट है ये यहाँ पे आनी थी। ठीक हो गए। तो x1, x2, x3, xn की एक्सपेक्टेशन और ये म्यू 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 के बराबर होती है।
तो म्यू प्लस 2 म्यू प्लस 3 म्यू सो ऑन प्लस एन म्यू, क्योंकि ये 1 2 3 4 अप टू एन तो साथ आ रहा है ना, तो ये एक्स एन एक्स थ्री हर एक की एक्सपेक्टेशन म्यू के बराबर है। तो यहाँ से म्यू कॉमन लिया, और ये 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू एन, उसमें ये सम ऑफ नेचुरल नंबर इसको कहते हैं। सम ऑफ नेचुरल नंबर ये बराबर होता है n इंटू एन प्लस 1/2। अब आप जो मैथ जानते हैं उनको पता है कि ये सम ऑफ नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस 1/2 के बराबर होता है, तो ये स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा म्यू, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू म्यू। हम कह सकते हैं कि t इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू। तो एक पॉइंट तो उसका हो गया अनबायस्डनेस वाला। अब नेक्स्ट वेरिएंस निकालते हैं स्टूडेंट। अब t का वेरिएंस तो ये इतना फंक्शन उसका वेरिएंस होगा, तो वेरिएंस की ये प्रॉपर्टी है कि जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है जब वो वेरिएंस से बाहर निकलता है तो वो स्केयर हो जाता है, और जो कांस्टेंट डिवाइड करता है वो भी स्केयर हो जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट 2 3 एन ये सारे इनके स्केयर हो जाएंगे, और ये नीचे वाला जो कांस्टेंट वो भी स्केयर हो जाएगा। तो वेरिएंस ऑफ x1, वेरिएंस ऑफ x2, वेरिएंस ऑफ x3 अप सो ऑन वेरिएंस ऑफ xn, तो जो साथ इनके कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे थे वो स्केयर हो जाएंगे। स्टूडेंट यहाँ पे इनके कोवेरियंस भी होते हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल है इसलिए इनका कोवेरियंस जीरो होता है, तो कोवेरियंस वगैरह यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। जब आपके पास दो वेरिएबल आ जाते हैं या दो से ज़्यादा आ जाते हैं तो उनका अगर आपने वेरिएंस लिखना हो तो उनमें कोवेरियंसेस भी आते हैं अगर उनके वेरिएबल इंडिपेंडेंट ना हो। तो अगर इंडिपेंडेंट हो तो कोवेरियंसेस उनके जीरो होते हैं, यही वजह है कि यहाँ पे कोवेरियंसेस नहीं लिखे गए। तो स्टूडेंट वेरिएंस ऑफ x1 x2 x3 और xn ये सारे सिग्मा स्केयर के बराबर होते हैं, जो पीछे हमने देखा है। इस तरह उनका मीन म्यू के बराबर होता है, इसलिए उनका वेरिएंस भी सिग्मा स्केयर के बराबर होता है। सिग्मा स्केयर यहाँ से सिग्मा स्केयर कॉमन लिया तो हमारे पास 1 4 9 एम स्केयर। तो स्टूडेंट ये मैंने समझाने के लिए आपको इसको स्केयर की फॉर्म में लिख दिया, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं थी, एक इजाफी स्टेप है ये बताने के लिए कि ये सम ऑफ स्केयर ऑफ नेचुरल नंबर है, सम ऑफ स्केयर ऑफ नेचुरल नंबर। तो स्टूडेंट जो सम ऑफ स्केयर ऑफ नेचुरल नंबर होता है वो हमेशा बराबर होता है n into n plus 1 over 2 into 2n plus 1 over 6। तो ये मैंने ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है, इसको पुट कर दिया n into n plus 1 2n plus 1 over 6। तो अब स्टूडेंट ये n into n plus 1 आ रहा है और यहाँ से नीचे 2 भी आ सकता है, अगर इसको 6 को 3 2 लिखें तो वो n into n plus 1 over 2 जो है ना वो इस एक से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसके फॉर्म में है ना, एक से कैंसिल हो जाता है, ये आ जाएगा n into n plus 1 over 2 और ये कैंसिल हो गए 2n plus 1 over 3 और ये सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा। वो जो 2 था वो इसके साथ हमने मिला के इसे कैंसिल कर दिया। अब स्टूडेंट ये पे इसको आपने आप जरा सिंप्लीफाई करना है, 3 नीचे आ जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा तो ये चीज़ बन जाएगा 2n plus 1 over 3n into n plus 1 और सिग्मा स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट n कॉमन लें तो ये 2n तो ये 2 plus 1 over n आ जाएगा, यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर इंटू 1 over n आ जाएगा। अब ये n कैंसिल हो गया तो ये आ गया 2 ब्रैकेट में 2 plus 1 over n सिग्मा स्क्वायर और नीचे 3n और ब्रैकेट में 1 plus 1 over n। अब यहाँ पे आपने वो प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है कि जब n अप्रोचेस टू इंफिनिटी हो तो 1 over n क्या होता है, 0 होता है। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये नीचे n भी आ रहे हैं तो ये सारा जो है पोर्शन ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब ये 0 को अप्रोच करता है तो वेरिएंस ऑफ t क्या हो जाएगा, वो भी वेरिएंस को 0 को अप्रोच करेगा। जब ये 0 को अप्रोच करता है तो हम कह सकते हैं कि t that is equal to this is unbiased and consistent estimator of mu, is unbiased and consistent estimator of mu। तो स्टूडेंट ये था हमारा कंसिस्टेंसी वाला टॉपिक, और
जिसमें हमने कंसिस्टेंसी किसी एस्टिमेटर की चेक करनी थी, और उसको चेक करने के लिए 2 पॉइंट हमने डिस्कस किए कि पहले उनकी अनबायसनेस चेक करो, फिर उसका वेरिएंस निकाल के फिर ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करो, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी देन वेरिएंस ऑफ t अप्रोचेस टू 0। अगर ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि ये जो एस्टिमेटर है वो अनबायस्ड एंड कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। ठीक हो गया स्टूडेंट? तो अब हमारे 2 टॉपिक हो गए, अनबायसनेस और कंसिस्टेंसी, और आप देख रहे हैं कि दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। अगर आपको अनबायसनेस आता है तो कंसिस्टेंसी भी आप कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी अनबायस्ड वाला आपको काम करना पड़ रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे 2 टॉपिक हैं, एफिशिएंसी और सफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी में भी अनबायसनेस यूज होती है, तो इसलिए प्लीज़ इनको तरतीब से कीजिएगा। ये थोड़े से मैथमेटिकल प्रूफ हैं, और ये पॉइंट एस्टिमेशन में ये मैथमेटिकल प्रूफ ही होते हैं, और ये लाजमी पेपर में आ जाते हैं। क्योंकि अभी आपने देखा है कि जो हम पॉइंट एस्टिमेशन कर रहे हैं उसमें हम इस तरह के मैथमेटिकल प्रूफ ही कर रहे हैं, लेकिन इंटरवल एस्टिमेशन में हमने क्या था, न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए थे, कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम किया था, कुछ डाटा दिया जाता है उसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी कहीं कोई डेटे वाली बात नहीं हुई, ये जनरल फॉर्म में हम प्रूफ ही कर रहे हैं। तो ये पॉइंट एस्टिमेशन में ये प्रूफ जो है वो तकरीबन लाजमी आ जाती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।